नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा जर्मनी की धुर दक्षिणपंथी पार्टी ने पहला राज्य चुनाव जीता। जर्मनी में एक धुर दक्षिणपंथी पार्टी ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश में पहली बार एक पूर्वी राज्य के चुनाव में जीत दर्ज की है और एक अन्य राज्य के चुनाव में उनके मुख्य धारा की कंजर्वेटिव पार्टी के बाद दूसरे स्थान पर रहने की संभावना है। चुनाव में एक मशहूर वामपंथी नेता द्वारा स्थापित नई पार्टी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि चांसलर ओलाफ स्कोल्स की सरकार में शामिल दलों के लिए नतीजे बेहद निराशाजनक रहे हैं। अगला, लाइन पर आई बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, इस गंभीर मुद्दे पर करेगी बातचीत। बांग्लादेश इन दिनों भीषण बाढ़ से जूझ रहा है और इसमें 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं, जबकि लाखों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ा है। इसके बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अकड़ दिखाई थी और बाढ़ के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया था, जिस पर भारत ने करारा जवाब दिया था। हालांकि अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लाइन पर आ गई है और तीस्ता जल बंटवारा संधि पर भारत के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहती है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में जल संसाधन मामलों की सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन ने कहा है कि सरकार तीस्ता जल बंटवारा संधि पर भारत के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहती है। उन्होंने कहा कि ऊपरी तटवर्ती और निचले तटवर्ती देशों को जल बंटवारे पर अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। अगला, कश्मीर को लेकर एक बार फिर रोया पाकिस्तान ने एक बार फिर से कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया है। रविवार को पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर का विवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मुद्दा है। पाकिस्तान ने यह भी कहा कि कश्मीर मुद्दे का समाधान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के तहत किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि भारत सरकार ने साफ कह दिया कि जब तक सीमा पार से आतंक जारी है, पाकिस्तान से कोई भी बातचीत नहीं होगी। अगला, रूस और यूक्रेन के बीच जंग खतरनाक मोड़ पर है। रूस और यूक्रेन के बीच बीते करीब 2.5 वर्ष से जंग जारी है। रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर लगातार घातक हमले कर रहे हैं। हाल के दिनों में रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच यूक्रेन की वायुसेना ने बताया कि रूस ने कीव और अन्य शहरों को निशाना बनाकर ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से कई हमले किए हैं। सोमवार तड़के यूक्रेन की राजधानी कई विस्फोटों से दहल उठी, जिससे निवासियों को बम रोधी आश्रयों में शरण लेनी पड़ी। अगला, जंग के बीच कैसे इजराइल की अर्थव्यवस्था हो सकती है चौपट। इजराइल और हमास के बीच भी जंग जारी है, लेकिन जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही घर में घिरते नजर आ रहे हैं। इजराइल के सबसे बड़े मजदूर संघ हमास द्वारा बंधक बनाए गए इजरायली बंधकों को वापस लाने के लिए दबाव डाल रहा है। इसी दबाव को और तेज करते हुए मजदूर संघ के प्रमुख ने आज बंद बुलाया है। हैरान करने वाली बात यह है कि अर्नोन बार डेविड, जिनकी हिस्सा-द्रुत यूनियन सैकड़ों हजारों मजदूरों का प्रतिनिधित्व करती है, उसके द्वारा एक दिवसीय आम हड़ताल के आह्वान को इजराइल के मुख्य निर्माताओं और हाईटेक क्षेत्र के उद्यमियों ने समर्थन दिया है। इजराइल की अर्थव्यवस्था में सबसे शक्तिशाली आवाजों में से कुछ के गठबंधन ने पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के उग्रवादियों द्वारा पकड़े गए लगभग 250 लोगों में से 6 बंधकों की मौत पर जनता के गुस्से के पैमाने को दर्शाया, जिसकी घोषणा रविवार को की गई। अगला, सुरंगों में मिली 6 बंधकों की लाश, इजराइल में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। गाजा में 6 बंधकों की मौत के बाद इजराइल में रविवार को हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए। देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के युद्ध विराम समझौते को नहीं करने के कारण लोगों में गुस्सा बढ़ गया था। अगर यह समझौता हो गया होता तो बंधकों को छुड़ाया जा सकता था। इजरायली मीडिया के मुताबिक तेल अवीव में 3 लाख लोग सड़क पर उतरे और देश भर में 2 लाख से अधिक लोगों ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। इन प्रदर्शनों में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से शेष 101 बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की मांग की गई।
यरूशलेम में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को जाम कर दिया और प्रधानमंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। धन्यवाद।